जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज जिस टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का मूलभूत अंग है। और हाल फिलहाल अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, इश्यूज देखेंगे और करंट से जुड़े हुए रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि दिन प्रतिदिन संसद का जो कार्य करने का तरीका है उसमें गिरावट आ रही है, चाहे वो लोकसभा से हो और चाहे वो राज्यसभा। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? भारत की जनता का। जो लोकतांत्रिक उद्देश्य के लिए हमने लोकतंत्र का मंदिर बनाया है संसद, और वो मंदिर ही क्या करे, हमारी भावनाओं का ध्यान ना रखे। तो वहाँ पर जो पुजारी लोग हैं, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं जनता के, उनको अपनी जो है कार्य प्रणाली वो चेंज करनी पड़ेगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में संघ लोक सेवा आयोग ने तो 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि उदाहरण सहित बताइए कि राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्य प्रणाली है वो स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है, चाहे वो बहस का मुद्दा हो, विषय से हट करके एक ही मैटर को लेकर के कई कई दिन तक संसद का सत्र न चलने देना। गलती दोनों पक्षों की है, किसी एक पक्ष को जो है उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, लेकिन सबसे बड़ा जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो क्या है? लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन, लोकतंत्र को कमजोर करना। ठीक, तो आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। जिन 2 टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं, तो पहला तो टॉपिक है जो हमारी 17वीं लोकसभा अभी समाप्ति के कगार पर है और अब नई लोकसभा के चुनाव की डेट भी आ गई है, जल्द ही चुनाव शुरू होंगे। तो उसी से रिलेटेड है कि 17वीं लोकसभा का हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या हमने काम किया और कहाँ पर पीछे रह गए और हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। सेकंड जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि ई गवर्नेंस की बात हम लोग बहुत करते हैं सरकारी सेवाओं के लिए। तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड लोक शिकायत और प्रशासनिक विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें स्टेट को क्या किया है? कंपैरिजन किया। कुछ स्टेट की योजनाओं को मोटिवेट किया है कि हाँ अच्छी योजनाएं हैं और बाकी लोगों को भी ऐसी योजनाएं फॉलो करनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड टॉपिक हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उस टॉपिक का नाम है 17वीं लोकसभा। कार्यप्रणाली। ठीक, अब तक की सबसे कम बैठक इसमें हुई है। कितने दिन बैठक हुई है? लगभग 250 दिन पूरे 5 साल में। और कितने विधेयक पारित हुए हैं? लगभग 180 विधेयक। एक से लेकर के 17वीं लोकसभा तक में देखा जाए तो सबसे कम बैठक इसी में हुई है। अगर प्रथम लोकसभा की बात की जाए, फर्स्ट लोकसभा जो 1952 में चुनी गई थी, उसमें औसतन बैठक एक साल में पर ईयर ये लगभग 135। और 17वीं लोकसभा में ये औसतन बैठक पर ईयर, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो लगभग 55 आएगा। तो 135 से हम कहाँ चले आए? 55 में। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, जबकि 360 दिन तो वर्किंग होता ही होता है। 52 सप्ताह निकाल लीजिए जो रविवार हैं, उसके बाद बाकी कुछ छुट्टियां,
लगभग 300 दिन मानकर चलिए कि 300 दिन जो है वर्किंग होता है। तो 300 में से कितने दिन बैठक हो रही है? 55 दिन। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हमें ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रखना है कि 16% विधेयक बिना विस्तृत जांच के, मतलब उनको किसी कमेटी को नहीं भेजा गया, बिना विस्तृत जांच के पारित हुए इस लोकसभा में। 206 बार सांसदों को निष्कासित किया गया इस लोकसभा में। जब निष्कासित ही कर देंगे तो चर्चा क्या होगी? ठीक। नेक्स्ट, बजट का 80% हिस्सा बिना चर्चा के पारित। आपने नाम सुना होगा, इस विधि को कहते हैं गिलोटीन, पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक, तो गिलोटीन का बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया इस 17वीं लोकसभा में। ठीक, 35% विधेयक 1 घंटे से कम चर्चा हुई उनमें, और उसी में वो क्या हो गए? पारित हो गए। घंटे भर की चर्चा भी उन विधेयकों पर नहीं हुई। 35% विधेयक ऐसे थे जो पारित हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रश्नकाल का उपयोग ये लगभग 60% के आसपास रहा। लोकसभा में 52% है, राज्यसभा में 60%। ठीक, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहली लोकसभा थी जिसने पूरा कार्यकाल बिना उपाध्यक्ष के काटा। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव आर्टिकल 93 के तहत होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा में। लेकिन ये पहली लोकसभा थी जिसमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया। ठीक, ये आपने सुना होगा कि अगर अध्यक्ष लोकसभा के बहुमत वाले दल से होते हैं तो उपाध्यक्ष किससे होते हैं? जो विपक्ष होता है या अपोजिशन में जो सबसे बड़ा दल होता है उससे। लेकिन उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ ही नहीं। ठीक, और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी इस लोकसभा में कि कोविड के दौरान प्रश्नकाल क्या है? संसद सत्र शुरू होने के पर डे का 1 घंटा, पहला घंटा जो 11 से 12 वाला होता है। ठीक, वो क्या है? प्रश्नकाल। उसके बाद क्या होता है? 0 आवर, शून्यकाल। तो प्रश्नकाल निलंबित था, मतलब प्रश्नकाल की अनुमति नहीं थी। ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और इनका इस्तेमाल जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा उसमें इन डाटा का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो ये तो हुआ एक टॉपिक जो हमें आज पढ़ना था। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, NESDA रिपोर्ट, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली। ठीक,
तो इसमें टॉप पर कौन है? J&K। सबसे ज़्यादा ई गवर्नेंस, सारी योजनाएं 100% J&K में क्या है? ई गवर्नेंस के थ्रू मिल रही हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म भरना, राशन कार्ड बनवाना, आधार कार्ड, ये सब का सब क्या है? ऑनलाइन। ठीक। अदर स्टेट जो इसी राह पर हैं, एक तो है केरला, ओडिशा, ये दो। ठीक। कुछ योजनाएं आपको ध्यान में रखना है, अदर स्टेट की हैं। एक तो है ई उन्नत, ये J&K की ही है। और एक है निवेश मित्र, ये उत्तर प्रदेश की है। ये किसके लिए है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको प्रमोट करने के लिए। और तीसरी है सेवा सिंधु, कर्नाटक की है ये। ठीक। डोर टू डोर इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के लिए। इन तीनों का एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे ई उन्नत J&K में लागू है, तो इसको बाकी स्टेट के लिए क्या है ये, कि ऐसी योजना वो लागू करें। ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज देने का, यहीं पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। निवेश मित्र उत्तर प्रदेश का है, इसको बाकी स्टेट को भी फॉलो करने को कहा जा रहा है। और सेवा सिंधु कर्नाटक की है, इसको भी बाकी स्टेट को फॉलो करने को कहा जा रहा है। अब अगर ऐसा है, अच्छा, ये रिपोर्ट किसने प्रसारित किया वो देख लेते हैं, किसने जो है वो डिस्क्लोज किया। तो लोक शिकायत एंड प्रशासनिक सुधार विभाग, DOPT के अंडर में है ये। इन्होंने ये प्रसारित किया, वो डिस्क्लोज किया, प्रिंट किया रिपोर्ट। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? अब ई गवर्नेंस के लाभ देख लेते हैं। सरकार के लिए क्या लाभ है और व्यक्ति के लिए क्या लाभ है? सरकार के लिए क्या लाभ है? तो संसाधनों का बेहतर उपयोग, ऑप्टिमम यूज हम कर रहे हैं। अगर नागरिकों तक सरकार की बातें पहुंच रही हैं, सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। दूसरा, विकास में सहयोग, संसाधनों का लीकेज कम होता है अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप में चीजें चलें तो। ठीक। भ्रष्टाचार, इसमें कमी हो जाएगी। त्वरित उपलब्धता या समय जो है वो कम लगेगा। व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है? सेवा की गुणवत्ता वो सही है। टाइमली डिलीवरी। ठीक। ये क्या है? लाभ है। अगर ये लाभ हैं तो चुनौतियां क्या है? चुनौतियां सबसे बड़ी ये है कि ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करने के लिए हमें डिजिटल रूप से साक्षर होना पड़ेगा। तो जो डिजिटल डिवाइड है, लोग पढ़े लिखे हों या ना हो, रील देखना उनको आता है, लेकिन अगर फॉर्म भरने को कहो तो वो हिचकिचाते हैं।
ठीक, तो डिजिटल डिवाइड सबसे बड़ा मुद्दा है। साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर अपराध हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक, डाटा का चोरी होने का या डाटा की सुरक्षा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। पर्सनल डाटा जो सेव होता है फॉर्म भरते समय या किसी भी उसमें, तो उसको किसी ऐसे अनअथराइज्ड हाथों में अगर लग गया तो ये बहुत बड़ा देश की सुरक्षा के लिए संकट होगा। ठीक, तीसरी बात क्या है कि उसका कोई स्टैंडर्ड डाटा नहीं है, मानकीकरण नहीं है, हर कोई अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। ठीक, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो यही दो चीज़ें आज पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।